टेक्नोलॉजी के सहारे भविष्य के लिए कैसे हो तैयार। महाराष्ट्र ट्रेड फेयर अंतर्गत आयोजित और माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल के सहयोग से टेक्नोलॉजी के सहारे भविष्य के लिए कैसे हो तैयार, बी फ्यूचर रेडी यूजिंग टेक्नोलॉजी, इस चर्चा सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सत्र का संचालन कर रहे हैं श्री आनंद जी करवा। श्री आनंद जी करवा एक फाइनेंस लीडर है जो फंड मैनेजमेंट, मर्जर और एक्विजिशन, डील स्ट्रक्चरिंग, जैविक और अजैविक विकास के फाइनेंस एस्पेक्ट मैनेजमेंट में अनुभव रखते हैं। आपने कमिंस, इन्फोसिस और टाटा ऑटो जैसी कंपनियों के साथ काम करने के बाद फाइनेज मैनेजमेंट सर्विसेज की स्थापना की। हाल ही में आपने एएम स्क्वायर पार्टनर्स की स्थापना की, जो व्यवसायों, परिवार कार्यालय समाधान और व्यक्तिगत वित्त और धन समाधान के लिए एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रदान करती है। आप एमवीपीएम सहित कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। आप एमआईजी के माजी प्रेसिडेंट और एमपीएफ कोथरूड चैप्टर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। हमारे मार्गदर्शक है श्री पीयूष जी सोमाणी। आप ईएसडीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के फाउंडर, सीएमडी तथा सीईओ है और क्लाउड कंप्यूटिंग इनोवेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है। आपने ईएसडीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की स्थापना सिर्फ 23 साल की उम्र में की और तब से आपने एपैक, यूरोप, मध्य पूर्व, अमेरिका और अफ्रीका के 19 देशों में ईएसडीएस समूह का सफलतापूर्वक विस्तार किया है। आप एंटरप्रेन्योर विद द फायर विद इन एंड लिविंग इन हार्मनी विद द सन इन किताबों के लेखक हैं। 2005 से लेकर सन 2022 तक लगभग सभी वर्षों में आपकी कंपनी ने बहुत सारे अवार्ड हासिल किए हैं। इन अवार्ड्स में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अवार्ड से लेकर बहुत सारे नेशनल, इंटरनेशनल अवार्ड्स भी समाविष्ट है। आपको सन 2015 में जेसीआई टॉप आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द ईयर इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। हमारे अगले मार्गदर्शक है श्री मनीष जी माहेश्वरी। आपने ट्विटर इंडिया हेड तथा सीईओ नेटवर्क 18 डिजिटल के रूप में योगदान दिया है। आप डिजिटल कंटेंट, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स में विशेषज्ञता के साथ एक इमर्जिंग मार्केट केंद्रित सामाजिक प्रभाव वाले एंटरप्रेन्योर है। आपने सोशल मीडिया को महिलाओं, भारतीय भाषा उपयोगकर्ताओं और कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर देते हुए भारत में ट्विटर का नेतृत्व किया है। आपको इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया। आप छात्रों को डिजिटल रूप से डोनर्स से जुड़ने में मदद करने के लिए एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन studosd.org चलाते हैं। हाल ही में आपने इन्वेक्ट मेटावर्स सिटी की स्थापना की। आप एक टेडेक्स स्पीकर, एक सक्रिय मेंसा सदस्य और PADI प्रमाणित एडवांस डाइवर है। अब श्री आनंद जी करवा से निवेदन है कि वे इस चर्चा सत्र को आगे बढ़ाएं। टेक्नोलॉजी के सहारे भविष्य के लिए कैसे तैयार रहें। भविष्य के बारे में कौन कौन यहां जानता है? कोई है जो डेफिनेटली बता सकता है भविष्य क्या होगा? कोई उज्जवल नाम का व्यक्ति यहां है इस पंडाल में? होगा तो भाई, तो भविष्य तो उज्जवल होगा। मानते हैं या नहीं मानते हैं? मानते हैं ना, चलो ठीक है। तो इतना तो फिर हम जानते हैं। तो फिर टेक्नोलॉजी के सहारे क्यों? हम सब लॉकडाउन से गुजर के निकले हुए, यहां बैठा हर कोई आदमी लॉकडाउन से निकला है और जो भी लॉकडाउन में घर में बैठा है उसने एक चीज जरूर की है, व्हाट्सएप गेम्स, ऑनलाइन गेम्स जरूर खेले है कोई जिसने नहीं किया है? कोई भी नहीं है, सबने किया है ना। तो भाई ये तो पक्की बात है कि हम सब लोग टेक्नोलॉजी जरूर जानते हैं। भाई उसको समझे नहीं समझे या किस तरह समझे ये अलग चीज हो गई, लेकिन भविष्य के लिए टेक्नोलॉजी के सहारे कैसे तैयार हो या क्या तैयारी करनी चाहिए, तो भाई ये पहले तो हमको समझना जरूरी है कि टेक्नोलॉजी तो हमारे जीवन में सुनिश्चित हो चुकी है कि रहने ही वाली है। पर फिर वो कौन से ऐसे पहलू है टेक्नोलॉजी के जिनके सहारे हम हमारी सामाजिक और बिजनेस की वृद्धि कर सकते हैं, या इवन फॉर दैट मैटर घर के अंदर भी टेक्नोलॉजी तो आई हुई है, तो उसके सहारे हम हमारा भविष्य उज्जवल कैसे बनाएं, इसके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा हम एक वार्तालाप करेंगे। तो इस विषय पे शुरुआत करते हुए मैं मनीष जी से दरख्वास्त करता हूं कि वो कुछ हमारे को बताए अपने विचार इस विषय में, और फिर हम आगे चर्चा सत्र को बढ़ाएंगे। हेलो एवरीवन। आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बस
थोड़ी सी बात कहूँगा, उसके बाद हम खुली चर्चा करेंगे उसके बाद। बट मैं स्टार्ट करना चाहूँगा आपसे 2-3 सवाल पूछ के। पहला तो ये कि आप में से कौन भविष्य की चिंता करता है या भविष्य के बारे में सोचता है? सभी करते हैं, ऐसा कोई है जो नहीं सोचता है? अच्छा, आपको क्या लगता है भविष्य में क्या होने वाला है आगे जाके, और क्या होगा और क्या देखा है आपने? कोई कहना चाहेगा कि इन जनरल आपको क्या लगता है कि भविष्य में क्या होगा? तो अगर हम भविष्य का देखें तो हम इसे 3 भाग में बांट सकते हैं कि बहुत आगे जाके क्या होगा, मतलब आज से 10-20 साल बाद, और अगले 5 से 7 साल बाद क्या होगा, और इमीडिएट क्या होगा, राइट? तो बहुत सालों बाद जो होगा उसकी तो अभी खैर चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि तब तो मतलब कोई जानता नहीं कितना चेंजेस आएंगे। लेकिन एक बात तो है कि जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि ये दुनिया काफ़ी फ्लैट होती जा रही है। मतलब एक किताब आई थी 2005 में थॉमस फ्रीडमैन की, द वर्ल्ड इज़ फ्लैट। उसमें उन्होंने संदर्भ किया, बताया था कि जैसे आउटसोर्सिंग हो रही है, ऑफशोरिंग हो रही है, तो कोई भी काम कहीं से भी हो सकता है कि नहीं? और हमने ये भी देखा है कि कोविड के टाइम पे लोगों ने कहीं से भी बैठ के काम किया है, अपने घर से काम किया है यूजुअली, राइट? सो एक जो मेन चीज़ हो रही है वो ये हो रही है कि आप हर जना हर किसी से जुड़ रहा है, तो जोग्राफिकल डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। मतलब इसका मतलब ये है कि आप कहीं से भी हो सकते हो और कहीं भी रह सकते हैं, और कहीं से भी आप बिजनेस कर सकते हैं। तो इसके दो इम्प्लीकेशंस है। पहला ये कि आपका कंपटीशन कहीं से भी आ सकता है। तो आप ये नहीं कि आप जालना में ही हैं या आप महाराष्ट्र में ही हैं तो आपका कंपटीशन केवल महाराष्ट्र से ही आएगा, आपका कंपटीशन कहीं से भी आ सकता है। और दूसरा ये है कि आप भी किसी को भी कंपटीशन दे सकते हो। ये नहीं कि आप यहाँ बैठे हो तो आप ऐसी चीज़ नहीं बना सकते कि जो अमेरिका में लोग खरीदे, या जो जापान में लोग खरीदे, या जो यहाँ से बैठ के दिल्ली में लोग खरीदे। सो ये दुनिया काफ़ी फ्लैट या समतल होती जा रही है, और टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अब उसमें अगर देखेंगे तो टेक्नोलॉजी कई एरियाज़ में बिग इम्पैक्ट कर रही है। एक तो ये है कि आपको ये नॉलेज मिलने लग गया कि लोगों को क्या चाहिए मच फास्टर। पहले क्या होता था कि जानकारी नहीं होती थी कि कौन सी चीज़ कहाँ खरीदनी है, कहाँ बेचनी है, कैसे करना है। आज की तारीख में आप घर बैठे गूगल सर्च करिए, आपको सप्लायर, वेंडर, कस्टमर सब नॉलेज मिल जाएगा। आपको खाली अपना समय लगाना है और अपना दिमाग लगाना है। इन्फॉर्मेशन एक क्लिक पे अवेलेबल है। तो बनाना क्या है, प्रोडक्शन क्या करना है, इसका नॉलेज मिल जाएगा आपको। दूसरा ये है कि सोर्सिंग कैसे करनी है, वेंडर्स कौन कौन से हैं वो भी मिल जाएंगे। उसके अलावा साइट्स भी है बहुत सारी। जैसे इंडिया में इंडिया मार्ट साइट है जहाँ पे हर चीज़ के सप्लायर मिल जाएंगे। अगर आप केवल सर्च भी करेंगे तो आपको सप्लायर मिल जाएंगे, उनके फ़ोन नंबर मिल जाएंगे, उनकी वेबसाइट मिल जाएगी। दूसरा ये तो सप्लाई साइड पे भी आपको काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, और कस्टमर साइड में भी आप देखेंगे कस्टमर से जुड़ना भी बहुत आसान हो गया है आजकल। आज की तारीख में व्हाट्सएप तो खैर सब यूज़ करते ही हैं, तो सब जानते ही हैं कि आप किसी से भी कभी भी बात कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ कम डाउन टू ज़ीरो। उसके अलावा कस्टमर की इंसाइट है, जो उनकी मानसिकता है कि लोग सोच क्या रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं, ये भी आपको सब जगह मिलता है। आज की तारीख में आप अमेज़ॉन चले जाइए या फ्लिपकार्ट जाइए, वहाँ सर्च मारिए, आप जो सामान बेच रहे हैं वो सामान का सर्च मारिए, और आप देख सकते हैं कि कौन क्या बेच रहा है, किस प्राइस पे बेच रहा है, उसकी कस्टमर रेटिंग क्या है, उसका रिव्यू क्या है, लोग खुश है कि नहीं है, उसका सप्लाई साइट क्या है, कहाँ से सप्लाई करता है, कितने में सप्लाई करता है। आप उससे ऑर्डर देके मंगवा भी सकते हैं और देख सकते हैं कि इसका माल मेरे जैसा है कि नहीं है। तो इवन ऑन द कस्टमर साइड आपको सब कुछ मिलता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि आप क्या करें, मतलब ऐसी टाइम पे आप क्या करें कि कैसे टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाएं। आप देख रहे हैं कि इतना कुछ जुड़ रहा है आपस में। तो मैं आपको 2-3 चीज़ सिंपल चीज़ बताता हूँ, क्योंकि लोग इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ इतना कुछ है, क्या करें, और फिर कुछ करते ही नहीं है। जो कल कर रहे थे वही आज करते हैं, फिर आज परसों भी वही कर लेते हैं, है कि नहीं? क्योंकि वो सोचते हैं कि इतना कुछ है तो इट लीड्स टू एनालिसिस, लीड्स टू पैरालिसिस, राइट? तो इसमें 2-3 चीज़ सोचनी है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। पहले तो आपके पास एक सिंपल आइडिया होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, किस में मेरा मन है। अल्टीमेटली आपको ये डिसाइड करना है कि मेरी लाइन क्या है, और लाइन डिसाइड होती है कि आपका कोर कॉम्पिटेंस क्या है, आप किस चीज़ में अच्छे हो या किस चीज़ में आपका मन है और आपको वो करना है। तो मेन चीज़ तो ये है, और उस लाइन में आपको ये जानना है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बिजनेस या कस्टमर की, मेन चीज़ वो है। तो वो तो रहेगा ही, मतलब टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं कि आ गई तो सब चीज़ चेंज हो जाएगा, वो चीज़ कभी चेंज नहीं होती है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस तो बेसिक रहती है। टेक्नोलॉजी क्या करती है कि आपको, आपके लिए सब चीज़ आसान कर देती है, या आपको वो एडवांटेज देती है जो पहले खाली बड़ी कंपनी को मिलता था। जैसे आप मेरा एग्जांपल लेंगे, मैंने काफ़ी बड़ी कंपनियों में भी काम किया और छोटी में भी काम किया है। जैसे बड़ी कंपनियों में मैंने प्रॉक्टर एंड गैम्बल में काम किया है, जो कि बहुत बड़ी अमेरिकन कंपनी है। मैंने मैकिन्से में भी काम किया है, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों को एडवाइस देती है। और मैंने छोटे लेवल में भी काम किया है, खुद का एंटरप्रेन्योरशिप भी किया है। और जब फ्लिपकार्ट बहुत छोटी थी इंडिया में, तब मैंने उनका मार्केट प्लेस रन किया है, तो एकदम ज़ीरो से भी स्टार्ट किया है। तो पहले क्या होता था
कि टेक्नोलॉजी बहुत महंगी होती थी, तो बड़ी कंपनियां ही ला सकती थी कि बड़े बड़े CRM सॉफ्टवेयर या बड़े बड़े आपके ERP सॉफ्टवेयर, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर, और इनको लगाने में करोड़ों रुपए लगते थे। तो एक जो नया एंटरप्रेन्योर है, एक छोटा बिजनेस वाला, कभी सोचता भी नहीं था कि टेक्नोलॉजी करना है, वो केवल अपने लोगों को हायर करता था और उनके थ्रू काम कराता था। लेकिन आज की तारीख में क्या हो गया, लास्ट 2-3 सालों में हर चीज़ चली गई है क्लाउड पे। क्लाउड का मतलब है कि इट्स अवेलेबल ऑनलाइन, तो आप एट अ पर मंथ बेसिस या पर यूजर बेसिस पे वही सॉफ्टवेयर, वही टेक्नोलॉजी अपने बिजनेस में लगा सकते हो। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ऑनलाइन वेबसाइट बनानी है या ऑनलाइन ई-कॉमर्स साइट बनानी है, तो जरूरी नहीं है कि आपको लाखों रुपए खर्च करके एक ई-कॉमर्स की साइट बनवा के किसी वेबसाइट डेवलपर को पकड़ना पड़ेगा। आप बहुत सारी सर्विसेज आती हैं, फॉर एग्जांपल GoDaddy की डोमेन मेकिंग सर्विस, ये वेबसाइट मेकिंग सर्विस है, जब डोमेन खरीदते हो तो वेबसाइट बना सकते हो। विक्स की सर्विस है, आपका खुद का ई-कॉमर्स स्टोर खोलना है तो शॉपिफाई का एक लाइसेंस ले सकते हो, और ये लाइसेंस 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये, महंगे से महंगा 20,000 रुपये मंथ में आप अपनी वेबसाइट, अपनी ई-कॉमर्स साइट, अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बना सकते हो। तो क्या हो गया है लास्ट के कुछ सालों में कि टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल टू मेक द स्मॉल बिजनेस पीपल एट द सेम पेस एज द लार्ज कंपनीज, जो पहले नहीं होता था। तो एक तो ये है, तो आपको ये देखना है कि मेरे बिजनेस में और मेरे फायदे के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ लगेगी, और उस टेक्नोलॉजी को मैं कैसे इस्तेमाल करूं ताकि मेरा खर्चा ना बढ़े बल्कि खर्चा बचे। क्योंकि जो ऑलरेडी मैं 4 लोगों को हायर कर रहा हूं, या मैं ऑलरेडी इतना लाखों रुपए खर्च कर रहा हूं ट्रैवल में, जाने में, करने में, टेक्नोलॉजी उसको कैसे कम करूं और बेटर इंफॉर्मेशन कैसे मिले मुझे, ताकि मैं जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छा निर्णय ले पाऊं। तो ये है यूज टेक्नोलॉजी का। तो आगे जाके आपको ये देखेंगे कि जो कंपनीज, जो एंटरप्रेन्योर्स टेक्नोलॉजी को अच्छे समझ पाते हैं और उसका सही इस्तेमाल कर पाते हैं, उनके पास ज़्यादा एडवांटेज रहेगी। और टेक्नोलॉजी का ये मतलब नहीं है कि मतलब ये बहुत सोफिस्टिकेटेड AI सॉफ्टवेयर या IoT, बिकॉज वो सब आएंगे, लेकिन वो सब हमें फर्क नहीं पड़ने वाला इमीडिएटली, बिकॉज वो बड़ी कंपनियों के लिए हैं। आप कह रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और लोग कह रहे हैं क्रिप्टो, और लोग कह रहे हैं ब्लॉकचेन। आई थिंक मेरा व्यू ये है कि वो हमारे लिए अभी जरूरत नहीं है उसकी। हमें ये देखना है कि हमारे बिजनेस के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सी तकनीक, कौन सा ऑनलाइन टूल हमारे लिए अच्छा है, और कैसे हम इसको यूज़ करें, और हरदम हमारा फ़ायदा नुकसान देखें, क्योंकि हमें तो हमारे लिए सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी फॉर द टेक ऑफ टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड फॉर आवर बिजनेस बेनिफिट। सो आपको ये बड़ा क्लियर रखना है कि मेरा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा P&L क्या है, और मेरे P&L में टेक्नोलॉजी से रेवेन्यू कैसे बढ़े, और मेरे P&L में टेक्नोलॉजी से कॉस्ट कैसे कम हो, और मेरी प्रॉफिट कैसे बढ़े। राइट, एक तो ये है। दूसरा ये है कि लोगों में एक बहुत हवा होता है टेक्नोलॉजी हमें पता नहीं, हमें आता नहीं है। ये सिर्फ एक नाम है। टेक्नोलॉजी का मतलब एक साधन, एक सुविधा, एक तकनीक कुछ भी करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ से घर जाते हैं तो आप पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन आप गाड़ी से भी जा सकते हैं। गाड़ी एक टेक्नोलॉजी हो गई। गाड़ी से आपको सुविधा है, आप जल्दी पहुँच पाते हैं, आप लंबा जा सकते हैं, आप थकते नहीं हैं। तो टेक्नोलॉजी एक तरह से सुविधा है, एक साधन है। तो ये आपके लिए अच्छा ही है कि कोई साधन को आप समझे पूरी तरह, और जहाँ उस साधन का सही इस्तेमाल कर सकें उसका इस्तेमाल करें, उससे डरे नहीं। क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। ऐसा नहीं है। हर जने के लिए कोई ना कोई चीज़ तो है जो उसके लिए बेस्ट है। आपको ये खोजना है। उसके लिए क्या चाहिए? यू नीड अ ओपन माइंड। आपको एक खुले दिमाग से सोचना है, आपको सवाल पूछने हैं, आपको यू हैव टू बी क्यूरियस एंड इंक्वायरिंग। कोई भी चीज़ जब नई होती है या कोई नया काम करता है, तो पहले ही मत सोच लीजिए कि ये मेरे लिए नहीं है या मैं नहीं कर पाऊंगा। कभी भी जाके लोगों से पूछिए कि क्या करते हो आप, कैसे करते हो, इससे क्या फ़ायदा है, इसका क्या नुकसान है। उसको थोड़ा ट्राई कीजिए कम खर्चे पे। देखिए कि आपको असर फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर फ़ायदा हो रहा है तो डबल डाउन कीजिए और करिए, नहीं हो रहा है तो दूसरी ट्राई करिए। लेकिन मेन चीज़ में यह है कि आपका दिमाग खुला है कि नहीं है। आप क्या कहते हैं, क्रिटिकली सोच के उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और क्या आपको जब सक्सेस मिलती है तो आप उसको डबल डाउन करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से बढ़ा पा रहे हैं कि नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो ये 2-4 चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स हम काफ़ी बातें करेंगे, बट मैं पूरा समय लेना नहीं चाहता, तो मैं आनंद जी को वापस माइक देता हूँ। थैंक यू मनीष जी, काफ़ी सारे बातें बताई है। पीयूष जी की तरफ मुड़ते हैं, उनकी राय जानते हैं। थैंक यू आनंद जी। और एक खुशी का एहसास है आज यहाँ पर आप सबके बीच में आया हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं अपने पिताजी को एक धन्यवाद कहना ज़रा चाहूँगा। आज वो भले ही हमारे बीच में है नहीं, लेकिन जो कुछ भी आज मैं हूँ, आज उनकी वजह से हूँ। बैंक में काम करते थे मेरे पिताजी। कोई है यहाँ पे आप में से जो खुद बैंक में काम कर रहे हैं, या परिवार में आपके पिताजी या कोई आपके
अच्छा है, कुछ लोग हैं यहाँ पे कि जिनका जो अब खुद बैंक में काम कर रहे हैं, जिनके पिताजी बैंक में काम करते रहे। और मेरे ख्याल से एक टाइम था कि जब हमारे पास में कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे, लोगों को बैंक में ही काम करना मजबूरी होती थी, क्योंकि फाइनेंस एक स्ट्रेंथ है माहेश्वरियों की। और आज भी काफ़ी सारे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है या बैंक्स में काम कर रहे हैं। मेरे पिताजी बैंक में काम करते थे तो वो इंसिस्ट करते रहे काफ़ी लंबा समय। मैं जैसे इसी कॉलेज में आया तो मेरे पिताजी इंसिस्ट करने लगे कि बेटा तू कंप्यूटर में ही कुछ तो भी करना। और मेरा खुद का जो इंटरेस्ट था वो मैकेनिकल इंजीनियर बनने का था। तो मेरे को तो मतलब मैंने वो जब से महाभारत देखी थी, भीष्म को प्रतिज्ञा लेते देख लिया तो मैंने भीष्म प्रतिज्ञा ले ली थी कि ज़िंदगी में कभी कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाऊंगा। पता नहीं अब अचानक से क्या वो हो गया कि मन में आ गया कि कभी कंप्यूटर के ऊपर काम करना ही नहीं है। तो मैंने पापा को मेरे बोल दिया था कि पापा मैं कभी ज़िंदगी में कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाने वाला हूँ। तो उन्होंने एक ही बात बोली, बेटा कि तू क्या, तेरा बाप भी कंप्यूटर चलाएगा, बोले तेरे को सीखना पड़ेगा कंप्यूटर। तो मैं इंसिस्ट करता रहा। होता है अक्सर एक बाप में और बेटे में हमेशा एक खिंचाव सा बना रहता है। मेरे और मेरे पिताजी के बीच में भी बना रहा, लेकिन ऐसा होता गया मेरे साथ में। और जब मैं इंजीनियरिंग करके मैं बाहर निकला तो मैंने बॉम्बे में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब किया, मीटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब किया। फिर नासिक आया और मजबूरी में मतलब कोई ऑप्शन कुछ मिल नहीं रहा था। 1.5-2 महीना मैं कोशिश करता रहा कि मेरे को मैकेनिकल या किसी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में जॉब मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिला। और एक आउटसोर्स होस्टिंग सपोर्ट कंपनी में जॉब मिल गया। वो करते करते मुझको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया मेरे अंदर टेक्नोलॉजी का। और उस बीच में फिर पापा ने मुझको एक कंप्यूटर खरीद के दिया और बोले कि पीयूष, फ्यूचर पूरा जो है ये इसी से ही जुड़ा हुआ है और तुझको करना पड़ेगा। और मेरे मन में बहुत ज़्यादा मतलब उस वक्त प्यार हो गया था कंप्यूटर के लिए कि ये ज़रूर ये कुछ ना कुछ बड़ा मुझको करने में हेल्प करेगा। और जब मैंने शुरुआत करी बिज़नेस की तो एक सिंगल कंप्यूटर से शुरुआत करी, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं, नो प्रिंसिपल नथिंग। मैंने बिना किसी प्रिंसिपल के मैंने शुरुआत करी। और मतलब एक 4,000-5,000 रुपये की नौकरी करने वाला इंसान कुछ ही महीनों में लाखों रुपया हर महीना अर्न करना शुरू कर दिया। तो इसका एक ही कारण था कि टेक्नोलॉजी को लेके मेरे मन में जो डर था, जो नफरत थी, तो मैं जानता हूँ कि यहाँ बैठे हुए कई लोगों के मन में, क्योंकि मैं सुबह से मतलब जब से आया हूँ मैं तब से स्टॉल्स पे घूम रहा हूँ, तो लोगों ने वेबसाइट नहीं बनाई है यहाँ पे, किसी ने भी बिना वेबसाइट के इतने अमेजिंग प्रोडक्ट बनाए। मेरे को एक भी ऐसा स्टॉल नहीं यहाँ पे दिखा कि जो नेचर को नुकसान करने वाला प्रोडक्ट बनाते हैं। हर किसी का एक ही यहाँ पे हेतु है कि सबका फ़ायदा हो, हम जिसको भी दे उसको जेन्युइन प्रोडक्ट दे, कोई चीटिंग ना हो। वो मतलब नया नया टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें लेके तो आ रहे हैं, लेकिन उसका कंप्यूटराइजेशन नहीं किया है, डिजिटलाइजेशन बिल्कुल ज़ीरो है, खुद की वेबसाइट नहीं बनाई है। तो कितना भी अच्छा आप प्रोडक्ट अगर बना लो लेकिन आपकी वेबसाइट नहीं है, आप अगर मान लो ऑनलाइन रिटेल, अभी जैसे मैडम का भी पीछे से एक सवाल आया कि ऑनलाइन स्टोर्स आ रहे हैं, मतलब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ई कॉमर्स बढ़ते जा रहा है, हम क्या करें? हमारे पास में ऑप्शन कुछ भी नहीं है। मैं यही कहूँगा हमारे समाज के लोगों से कि इतना अच्छा समाज, इतना हाई इंटीग्रिटी वाला समाज, एक माहेश्वरी इंसान के साथ में बिजनेस करते हो कोई भी आगे पीछे नहीं देखता है। मैंने देखा है कि एक बोहरी कम्युनिटी है और एक माहेश्वरी कम्युनिटी है, दोनों का भी सिमिलर रिस्पेक्ट किया जाता है। मार्केट में हम जाते हैं तो लोग हमको ट्रस्ट करने से डरते नहीं हैं, कतराते नहीं, उनके मन में वो शंका नहीं रहती है कि ये चीटिंग करेगा। लेकिन वो क्या करता है कि माहेश्वरी समाज वाला आदमी है ना जी, 500,000 कस्टमर के बीच में जुड़ा हुआ रहता है। रमेश जी जैसे बता रहे थे स्टेज पे, सुनील जी इनका भी जो पैनल हुआ उसमें रमेश जी भी बोल रहे थे कि यूज़र एक्सपीरियंस, मेरे ख्याल से माहेश्वरी आदमी तो सबसे ज़्यादा यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में सोचता है। क्योंकि मैंने जब बिज़नेस किया तो मैंने तो यूज़र एक्सपीरियंस, आज से 20 साल पहले मैंने शुरुआत करी, लेकिन 20 साल से मेरा एक ही हमेशा फोकस रहा है कि यूज़र का एक्सपीरियंस कभी ख़राब नहीं हो। एस्केलेशन में हमेशा मैं अपने तक आने देता हूँ कि कोई भी कस्टमर अगर नाराज़ है आ जाए मुझ तक। तो ये मेरे ख्याल से माहेश्वरी हर आदमी तो करता ही है। तो जब यूज़र एक्सपीरियंस आप अच्छा दे रहे हो तो आप स्केल क्यों नहीं करना चाह रहे हो? और अगर आप अपने आप को रोके हुए हो कि ठीक है खुश है, हम घर चल रहा है, 2-5 लाख रुपए महीने की कमाई आ रही है घर के अंदर, तो जैसा तैसा घर चल रहा है, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। जैसे मनीष ने भी अभी कहा कि ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। अगर आप अपने आप को सीमित रख रहे हैं कि मैं थोड़ा सा ही बिजनेस करूंगा और जो चल रहा है जैसा चल रहा है अच्छा चल रहा है, नहीं, आपको डिजिटल का
साथ लेना ही पड़ेगा। डिजिटलाइजेशन फ्यूचर है, आपको डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ पे लेके आना पड़ेगा। मेरे पास में कुछ इसको लेके मेरे पास में कुछ बढ़िया आइडियाज़ है, मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। मैंने थोड़ा हमारे बाकी के पैनलिस्ट के साथ में भी डिस्कस किया है, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके तरफ से भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन आए, क्योंकि ये जो मन में जो शंका है कि डिजिटल कैसे कर पाएंगे, इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं, वेस्ट से फर्नीचर बना पा रहे हैं, या बढ़िया सा गुड़ बना रहे हैं, बढ़िया सा कोल्ड प्रेस ऑयल यहाँ पे बन रहा है, इलेक्ट्रोपैथी के ऊपर मैंने देखा कि लोग यहाँ पे फंडिंग अरेंज करके देने वाले भी हमारे ही कुछ माहेश्वरी बंधु है कि जो फंडिंग भी अरेंज करके दे। तो सब कुछ तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जितना आज इवेंट चल रहा है, ये इवेंट में सब एक दूसरे से मिलेंगे, इवेंट से जाने के बाद में किसी में भी कोई संपर्क नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी कोई ऑनलाइन कम्युनिटी नहीं है। पूरा माहेश्वरी परिवार, पूरा माहेश्वरी समाज ये ऑफलाइन परिवार है। ऑफलाइन मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं कि राम लक्ष्मण भरत मिल गए, लेकिन फिर बाद में उसके बाद में अगले 1 साल तक हम कहीं किसी को मिल नहीं पाएंगे। ये मैं एक चीज़ ये यहाँ से आज जाने से पहले आपसे कबूल करवा के जाऊँगा कि हम इसको चेंज करेंगे, लेकिन अभी आगे का पैनल डिस्कशन मैं कंटिन्यू होने देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी। मनीष जी और पीयूष जी ने काफ़ी सारे पहलू और बहुत सारे मुद्दे उठाए, तो मैं थोड़ा सा उनसे बात करते हुए ये अपन इन कुछ पहलुओं पे और रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। दोनों ने एक चीज़ की बात करी, टेक्नोलॉजी से डरना नहीं है। थोड़ा इसके बारे में कुछ एक छोटा सा एक मेरा ही अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मेरे घर के नुक्कड़ पे एक गन्ने के जूस वाला है, ठीक है। वो तो जब तक नुक्कड़ पे था तो पूरा हाथ से उसको अपने घुमाता था उसको, और जितने दिन भर में कुछ एक 50, 60, 70 ग्लास बनते थे, या जो भी 100 ग्लास बनते होंगे, पर वहाँ से कभी हिला नहीं। 1-2 महीने पहले से वो दिखाई नहीं देने लगा। फिर बीच में एक दिन दिखाई दिया तो मैंने उसको पूछा, भाई क्या हो गया, आजकल दिखते नहीं हो? मतलब गन्ना वन्ना आना बंद हो गया क्या? नहीं सर, बोले बिजनेस ग्रो कर रहा है, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ली। मतलब भाई क्यों, ऑनलाइन कर रहे हो क्या? मतलब नहीं, गन्ने का जूस ऑनलाइन थोड़ी हो सकता है। मतलब फिर टेक्नोलॉजी कैसे हो गई? सर छोटा मशीन लिया है 2 फुट बाय 2 फुट का, और वो 2 फुट का मशीन के साथ में मैं गन्ना गाड़ी में भर के जहां सबसे ज्यादा रेट है वहां जाके गाड़ी लगाता हूं, और वहां पे जूस निकाल के लोगों को देता हूं। और जितना मेरा बिजनेस था उससे 4 गुना बिजनेस हो रहा है। मशीन छोटी है, मेरी मेहनत कम हो गई, गाड़ी का जो इंस्टॉलमेंट है वो जाके भी मेरे पास में पहले से ज्यादा पैसे बच रहे हैं। कहने का मतलब मेरा यही है कि टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि हर बार कुछ ना कुछ डिजिटल हो। टेक्नोलॉजी बड़ी आसान है अगर हम उसकी तरफ देखें तो, पर ये जो डर का जो विषय है, तो इस पे थोड़ा और रोशनी और थोड़ा और पीयूष जी आप क्या कहते हैं कि इसको कैसे निकाला जाए? इसके ऊपर आनंद जी एक मेरे पास में सजेशन ये है कि सॉल्यूशन घर में ही है, हमारे ही माहेश्वरी समाज में ही सॉल्यूशन हमारे पास में है। क्योंकि देखिए, हो सकता है कि एक किराना दुकान चलाने वाला व्यक्ति यहाँ पे बैठा होगा, या फिर एक कोई मान लो कि कोई इंजीनियरिंग का एक सर्विसेज वाला कोई यहाँ पे होगा। तो ऐसी कोई बहुत सारी सर्विसेज देने वाले लोग, या होलसेल का कोई व्यापारी है यहाँ पे, या कपड़े की दुकान वाला कोई तो भी है। तो ये सब लोग यहाँ पे है, लेकिन सबके मन में डर जो है टेक्नोलॉजी का, इसको डर को दूर करने का सॉल्यूशन भी हमारे ही समाज में है। कई सारे लोग अभी, अच्छा एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि कितने सारे लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हैं कि जिनके परिवार में जिनका भाई या बेटा यहाँ पे मतलब आज टेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर सीख रहा है। तो ऐसे यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, मतलब मेरे ख्याल से कि जिनके घर में ही कोई ना कोई बी कंप्यूटर्स कर रहा है, BIT कर रहा है, BCS कर रहा है, BCA कर रहा है। हमको ये करना है कि अभी हम एक कम्युनिटी बना ले, इन सारे बच्चों की एक कम्युनिटी बना ले, एक प्लेटफॉर्म बन जाए, ताकि जिसको किसी को भी, मान लो कि जैसे एक नदी होती है कि आपके घर के बगल से अगर नदी जा रही है तो आप जाओ और उसमें से पानी निकाल लो, आप चाहे जितना पानी निकाल लो उसमें से। ऐसी एक बहती नदी हमारी बन जाए, ऐसी एक कम्युनिटी हमारे बच्चों की बन जाए कि जो टेक्नोलॉजी जानते हैं
और ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़े मास्टर हो, मतलब हमको मतलब मनीष जितने एकदम एडवांस भी नहीं चाहिए कि भाई वो फिर बाद में उनको छोटा सा सवाल पूछने जाएंगे आगे चल के और ऐसा हो जाए कि मुश्किल हो जाए कि भाई ये इतने बड़े हैं, इनसे मैं जो छोटी सी आप पूछ सकते हैं। तो ऐसा नहीं हो जाए कि ये छोटा सा प्रॉब्लम मैं कैसे इनसे पूछ लूँ। छोटे छोटे हमारे जो है 19-20 साल के 18-19-20 साल के बच्चे, मेरे ख्याल से तो आजकल तो 14-15 के भी जो है ये वेबसाइट बनाना, डोमेन रजिस्टर करना, इसके ऊपर फ्लिपकार्ट के ऊपर, अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट को ले जाके अपलोड करना वहाँ पे और फिर ट्रैक करना कि कहाँ पे मुझको अच्छा रेट मिल रहा है, तो ये सारी तो हमारे बच्चे कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम क्यों नहीं करते हैं? एक कम्युनिटी हमारे ही बच्चों की बनाए, जो हमारे ही इस साइड में ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जिनको टेक्नोलॉजी से डर है और इस साइड में ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जिनको टेक्नोलॉजी से प्यार है। ब्रिज डालना है, दोनों पार्टीज़ के बीच में एक ब्रिज डालना है, तो वो ब्रिज भी हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए डाल देंगे। कॉल सेंटर बना देंगे हम। आज व्हाट्सएप से कौन परिचित नहीं है यहाँ पे? ऐसा कोई होगा क्या यहाँ पे कि जो व्हाट्सएप नहीं यूज़ कर रहा है? मेरे ख्याल से अगर कोई होगा भी तो कतराएगा हाथ ऊपर करने से, क्योंकि ऐसा कोई बचा ही नहीं है कि जो व्हाट्सएप यूज़ करना नहीं जानता है। जब आप व्हाट्सएप यूज़ करना जान गए हो तो ऐसे ही हम टेक्नोलॉजी लेके आ सकते हैं कि जिससे आप बहुत ईजीली, अभी तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया है चैट जीपीटी कि उसको कोई भी सवाल पूछो, वो दुनिया भर में जाके आपको कुछ ही सेकंडों में, माइक्रो सेकंड के अंदर वो जवाब लाके दे देता है। आप जो उसको पूछो उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ऐसी हमारी एक कम्युनिटी बन जाए, वो कम्युनिटी आपको तुरंत सॉल्यूशन दे देगी कि हाँ 500 रुपये लगेगा, 1000 रुपये लगेगा, डोमेन रजिस्टर हो जाएगा, वेबसाइट बन जाएगी और वो आपके सारे जो प्रोडक्ट होंगे वो सारे प्रोडक्ट अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे लिस्ट हो जाएंगे। मार्केटिंग एजेंसीज होंगी हमारी जो डिजिटल मार्केटिंग करके देंगे। हमने सुबह सबसे पहले देखा कि मनीष जी भी बोल रहे थे कि डिजिटल मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी, तो हमारी कुछ एजेंसीज ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको पूरा डिजिटल मार्केटिंग भी करके दे दे। ये भी इस प्लेटफॉर्म पे आ जाए, तो ये प्लेटफॉर्म हमको बहुत जल्द से जल्द बना लेना बहुत ज़रूरी है। और इसका मैं एक वचन देता हूँ आज कि मेरे यहाँ से जाने के बाद कुछ ही दिनों में ये प्लेटफॉर्म के लॉन्च करने का मैं आपको अनाउंसमेंट पक्का पहुँचा दूंगा। क्या बात है, क्या बात। और हम सब मिलके इस प्लेटफॉर्म को सक्सेसफुल करें, ये मेरी इच्छा है। क्योंकि एक चीज़ तो बहुत बढ़िया मैं मतलब कह सकता हूँ आनंद जी, यहाँ पे मनीष जी, की ट्रस्ट डेफिसिट बिल्कुल भी नहीं है इस कम्युनिटी में। डेफिसिट है तो टेक्नोलॉजी का ही। डेफिनेटली डेफिनेटली आई थिंक माहेश्वरी समाज ही समाज ऐसा है कि इसमें ट्रस्ट डेफिसिट ये सवाल उठता ही नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि मैंने ये कहने का मतलब ये हो गया कि भाई बगल में छोरा और गली में ढिंडोरा, है ना, ये वाली बात हो गई। मनीष जी आपकी क्या राय है? सो पहले तो पीयूष जी आपने जो कहा काफ़ी सही है। और आपकी एक बात मैं बता दूं कि मैं चाहूँगा कि आप लोग सब सवाल पूछे, हम दोनों से पूछे। और कभी भी महेशी समाज में एक बात तो मैं कह सकता हूँ कि आप चाहे कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन आपके परिवार में या आपके समाज में कोई आप सवाल पूछता है तो आपको अच्छा ही लगता है और आप चाहते हो कि उनकी किसी तरह से भी मदद करें, उनकी हेल्प करें। और दूसरी बात ये जालना में ये हो रहा है, ये मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है। इनफैक्ट मैं यहीं का ही हूँ, मतलब मेरा ननिहाल यहाँ का है। मेरी सारी जो गर्मी की छुट्टियाँ थी बचपन की वो जालना में ही हुई। इसलिए जब मुझे मेरे मामा जी जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, सतीश मामा जी मेरे मामा जी हैं, राजेश मामा जी हैं, काफ़ी सारे मामा जी हैं मेरे, कृष्ण मामा जी, तो मेरा पूरा ननिहाल यहाँ पे हैं। तो जब मुझे पता लगा कि यहाँ पे हो रहा है तो मैंने कहा कि यहाँ तो मुझे आना ही है। कहीं और होता तो शायद मैं देखता अपना शेड्यूल है कि नहीं है, लेकिन तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे तो बड़ा हर्ष हो रहा है कि मैं आज यहाँ हूँ। और सबको, आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा है। इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ कि ये पूरी भर चुकी है पीछे तक, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतने लोग आएंगे। तो पहली बात तो सवाल आपको करने चाहिए और मुझे बड़ा हर्ष होगा अगर मुझे आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। दूसरी बात यह है कि एक सवाल किया था उन्होंने कि लोग डरते क्यों हैं या कतराते क्यों हैं टेक्नोलॉजी से। तो इसके मेरे हिसाब से दो कारण होते हैं। एक तो ये होता है कि लोगों को जानकारी नहीं है कि क्या करें, कैसे करें, कब करें, है कि नहीं। एक तो जानकारी का अभाव है। दूसरा ये है कि क्या पता गलती हो जाए या फिर क्या पता बहुत महंगा हो तो क्या करेंगे, है कि नहीं। तो इन दोनों का जवाब भी टेक्नोलॉजी में ही है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी की भी जानकारी लेनी है तो चाहे इंटरनेट पर सर्च करना मुश्किल हो, लेकिन आप यूट्यूब वीडियो तो देख ही सकते हो। आप यूट्यूब का जाओ, यूट्यूब में सर्च करो, आपको किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएंगे और आपको अपनी भाषा में मिल जाएंगे, मतलब हिंदी में आसानी से मिल जाएंगे, किसी भाषा में चाहिए मिल जाएंगे, तो आप उनको देख सकते हो। आपको खाली यही सोचना है कि और यही सुनिश्चित करना है
कि आप वीडियो उसका देखो जो कि क्रेडिबल आदमी है। ऐसा नहीं कि जो अपना सामान बेच रहा है उसका ही वीडियो देखोगे तो वो खैर अच्छा ही बताएगा। आपको देखना है कि थर्ड पार्टी का इंडिपेंडेंटली व्यूड वीडियो हो, तो उसको देख के आप समझ सकते हो कि ये टेक्नोलॉजी क्या है और ये क्या है और इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, और फिर आप सोच सकते हो कि मेरे लिए सही है कि नहीं है। तो जानकारी मिल जाएगी आपको जो जानकारी चाहिए। दूसरा होता है कि यार कहीं मैंने गलती कर दी या कहीं खर्चा ज़्यादा हो गया तो इसमें यह है कि इसका भी उपाय है कि आपको पूरा फुल टर्म कमिटमेंट नहीं देना है। आप फ्री ट्रायल स्टार्ट कीजिए। टेक्नोलॉजी में ये फ़ायदा है आजकल की हर प्रोडक्ट आपको फ्री ट्रायल पे मिलता है। 1 महीने का फ्री ट्रायल है, या फिर आप छोटे में लीजिए, 2 यूज़र का लाइसेंस ले लीजिए, 5 का लाइसेंस ले लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप गूगल वर्कस्पेस, अगर आप छोटा बिजनेस है, आपको अपना खुद का ईमेल चाहिए, डोमेन चाहिए, आपको अपना वर्ड प्रोसेसिंग चाहिए, एक्सेल शीट चाहिए, उसके लिए गूगल वर्कप्लेस आता है, तो उसका पर यूज़र पे लाइसेंस ले सकते हैं। तो वो 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये महीने का पड़ता है। ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे करके अब CRM सॉफ्टवेयर है, आपको अपना डेटाबेस बनाना है कस्टमर का, तो बहुत सारे CRM सॉफ्टवेयर है, आप कोई भी एक ले सकते हैं। वो ऑनलाइन मिलता है, उसका एक पर यूज़र खर्चा मिलता है, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो एक तो जानकारी का अभाव भी आप मिटा सकते हैं, दूसरा गलती होने का या फिर गलत चीज़ चुनने का या खर्चा बढ़ने का भी आप उपचार मिल जाएगा। तो इसमें यही है कि मतलब अब खाली आपकी मानसिकता है, और मानसिकता को ही बदलना है हमें, कि हमें ये सोचना है कि हम कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैंने एक और चीज़ देखी है, मैं आज सुबह था स्टॉल वॉल देख रहा था, तो मैंने देखा कि लोग चीज़ें अच्छी बना रहे हैं और काफ़ी लोकली सोर्स्ड भी हैं और कई सारी चीज़ें भी हैं। तो पीयूष जी ने भी कहा कि है ना, कोई भी चीज़ एनवायरमेंटली अनफ्रेंडली नहीं है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। बट मैंने एक चीज़ नोट की कि इनकी अवेयरनेस कम है मार्केट में। मतलब उनका ना तो कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस है, उनका कोई ना फेसबुक या यूट्यूब पे ना कुछ चैनल्स हैं, ना कोई अकाउंट है, वेबसाइट भी कईयों की नहीं है। ब्रांडिंग भी मतलब कर सकते हैं अच्छे से, अच्छी ब्रांडिंग, पोजीशनिंग। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा था किसी से कि वो कुछ नया डाल रहे हैं फूड प्रोसेसिंग के अंदर, जहाँ के कि वो चिप्स बनाएंगे, तो ब्रांड बिल्डिंग करनी पड़ेगी उसके लिए। अब ब्रांड बिल्डिंग में भी अब कौन सी पोजीशनिंग ले, कि मतलब ये हेल्थ पे हैं, वेलनेस पे हैं, या मतलब टेस्ट पे हैं, आपकी क्या पोजीशनिंग है। आपने वो पोजीशनिंग ले ली, तो वो पोजीशनिंग को कैसे अवेयरनेस क्रिएट करें कि जो भी वो हेल्थ के लिए खाने की सोच रहा है वो आपका नाम सोचे। तो हो सकता है कि ऑनलाइन प्रेजेंस हो। इसके अलावा आजकल ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स भी मिलते हैं, मतलब जो लोग इस चीज़ में विश्वास करते हैं, जो इन्फ्लुएंशियल हैं, जिनका नाम है। जैसे बड़े ब्रांड्स हो जाते हैं, अमिताभ बच्चन को साइन कर लेंगे या अक्षय कुमार को साइन कर लेंगे। हमें हर कोई नहीं कर सकता अमिताभ बच्चन को साइन, लेकिन क्या होता है सोशल मीडिया पे आपको ऐसे इन्फ्लुएंसर मिलेंगे जिनके 1000 फॉलोवर है या 10,000 फॉलोवर है। वो 10,000 रुपये के लिए, 5,000 रुपये के लिए आपके साथ जुड़ने को तैयार हो जाएंगे, आपकी बात को समझेंगे, आपके प्रोडक्ट को समझेंगे, और उस प्रोडक्ट का अवेयरनेस बढ़ाएंगे लोगों के अंदर। एक तरह से आपका एक्सटेंडेड मार्केटिंग प्रोग्राम हो जाएगा ये। और उसमें खर्चा कुछ नहीं है, वो काम करेंगे तभी देना है उनको खर्चा, और जितना करेंगे उतना ही देना है। आपको नहीं कि आपको पूरी मार्केटिंग टीम रखनी है या मार्केटिंग ऑफिसर रखना है जो कि लाखों रुपए लेगा। बड़ी कंपनियां कर सकती है, लाखों रुपए के मार्केटिंग मैनेजर रख सकती हैं, छोटा ब्रांड, छोटी कंपनी नहीं कर सकती। तो उसके लिए भी तरीका टेक्नोलॉजी का ही तरीका है, मतलब हर चीज़ का आसान तरीका है। यही है कि आपको खोजना आना चाहिए और आपको ओपननेस चाहिए, आपके मानसिकता ऐसी होनी चाहिए कि आप समझें, सोचें और उसका अनुपालन करें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और सवाल जो आप लोगों ने दोनों ने भी जिस चीज़ को टच किया कि टेक्नोलॉजी इजीली अवेलेबल है, आपको किस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए ये आपको थोड़ा सा चुनना पड़ेगा, उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। अभी मनीष जी में आपने अभी बात करते हुए इस पहलू को थोड़ा सा टच किया है, लेकिन इसमें भी मैं एक छोटा सा एक मेरा अनुभव आज का ही देना चाहता हूँ। मनीष जी और मैं आज साथ में आए सुबह में ट्रेन में, और टेक्नोलॉजी ये ज़रूरी नहीं है कि बड़ी मुश्किल हो, और जो फ्यूचर का जो हम सोचते हैं ना, तो फ्यूचर ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर 10 साल बाद का हो। फ्यूचर 1 घंटे बाद का भी हो सकता है, 1.5 घंटे बाद का भी हो सकता है। हमारी ट्रेन 20 मिनट लेट चल रही थी। मनीष जी को मामा जी की बड़ी चिंता लगी थी, मामा जी को मनीष जी की चिंता लगी थी। मामा जी लेने के लिए स्टेशन आने वाले थे, तो मनीष जी ने झट से मामा जी को फ़ोन किया, मामा जी ट्रेन लेट चल रही है। भाई ये इन्फॉर्मेशन इनके पास कहाँ थी? ट्रेन के अंदर से कैसे पता चलता है कि ट्रेन लेट चल रही है? तो सॉफ्टवेयर है जिसमें आप आराम से देख सकते हो। थोड़ी देर बाद में मामा जी को फिर फ़ोन किया, 1 घंटा लेट चल रही है, आप आराम से आइए। मामा जी भी निश्चिंत हो गए, मनीष जी भी निश्चिंत हो गए, और ये टेक्नोलॉजी का छोटा सा इस्तेमाल मेड बोथ ऑफ देम फ्यूचर रेडी। कि मामा जी तैयार थे 1 घंटे बाद लेने के लिए जाना है, मनीष जी तैयार थे मामा जी को मिलने के लिए 1 और घंटा देर लगने वाला, ननिहाल का आराम मिलने के लिए थोड़ा और टाइम लगने वाला है, ये वाला हिसाब हो गया। तो टेक्नोलॉजी इतनी आसान भी हो सकती है, लेकिन रेलेवेंट टेक्नोलॉजी या हमारे लिए काम आने वाली टेक्नोलॉजी कैसे चुने? क्या कहते हो पीयूष जी? तो
मनीष जी ने बहुत बढ़िया बात बोली कि हर चीज़ यूट्यूब के ऊपर आप खुद देख देख के सीख सकते हो। लेकिन मतलब मैंने कई लोगों के साथ में ये किया है, मैंने लोगों को बताया कि आप ये देखो, ये ट्यूटोरियल है, ये है। अभी जैसे हम वेब होस्टिंग सर्विस देते हैं, आज 4 अलग अलग देशों में हम वेब होस्टिंग सर्विस दे रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि यूएस यूके वाले वो सारे कस्टमर है, यूएस यूके दुबई, वो सारे कस्टमर बहुत इजीली लॉगिन करके अपना अपना उस पढ़ देख लेना, वीडियोस देख लेना, वो वीडियोस देख के सीख लेना कि किस तरीके से हम बना सकते हैं। इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि वो लॉगिन ही नहीं करना चाहता है, उसको यूज़र नेम पासवर्ड अगर चला गया तो उसके बाद में वो फिर किसी को पूछेगा कि देख ले मेल आया होगा, तो तू उस मेल में से क्या है वो देख ले, फिर उसके बाद में वो उसके ऊपर कुछ आगे फॉलोअप नहीं रहता है। और एक मैंने देखा है कि 90% से भी ज़्यादा लोग जब वेबसाइट बनवा भी लेते हैं तो 1 साल में ही वो वेबसाइट उनकी ये हो जाती है, बंद हो जाती है, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं देते हैं। क्योंकि किसी आज आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे, आज हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे सुन लिया, ठीक है, जाने के बाद में अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट तो बना ली, लेकिन उसको फिर वापस उसके ऊपर मेहनत लेना लगातार अपने आप को, क्योंकि एक कंफर्ट बन गया है ऑफलाइन रहने का, ऑफलाइन बिजनेस करने का, वो 500,000 लोगों के साथ में ही व्यापार करने का एक जो कंफर्ट बन गया है वो बन गया है। अब वो कंफर्ट को कैसे हम चैलेंज करें, तो अपना कंफर्ट जोन हम नहीं तोड़ पाएंगे जल्दी से। ये कंफर्ट जोन तोड़ने के लिए पहले अपने आप को कन्विंस करना ज़रूरी है कि ये मैं करने जा रहा हूँ और मैं अपने आप को 100% कमिट कर रहा हूँ, और कम से कम 3 साल तक मैं अपने आप को डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के साथ में जोड़े रखूँगा। उसका जब लाभ पूरी तरीके से मिलने लगेगा तब मैं एक बार इवैल्यूएट कर लूँगा कि मेरे को इसमें से निकलना है बाहर या नहीं निकलना है। अब आप व्हाट्सएप से बाहर नहीं निकल सकते। वेयर इज़ माई ट्रेन जैसे है कि ट्रेन में ट्रैवल करने वाला वो वेयर इज़ माई ट्रेन से बाहर नहीं निकल सकता है। तो ये चीज़ अब हमको सब चीज़ों की आदत लग चुकी है टेक्नोलॉजी की, तो हमको भी ये टेक्नोलॉजीज़ की आदत लगाना बहुत ज़रूरी है कि ये मेरे को करना ही है। इसके अलावा मेरा बिजनेस जो है आगे लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। आपको अपने बिजनेस को मतलब इसमें फाइनेंस वर्ल्ड में या मैनेजमेंट वर्ल्ड में बताया जाता है कि रेड ओशन और ब्लू ओशन। तो अपना रेड ओशन आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी कि जहाँ पे बहुत मारपीट हो रही है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शार्क्स आ चुकी है, उस समंदर में हम कितने लंबे समय तक तैर पाएंगे। अगर मैं एक व्यापारी हूँ और मैं एक पर्टिकुलर व्यापार कर रहा हूँ, या अगर मैं ट्रेडर हूँ और ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं कि जो 0.1 और 0.2% पे काम करते हैं, तो मैं जो 5% या 10% पे ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूँ, ये लंबे समय तक मेरा ट्रेडिंग टिकने वाला नहीं है। तो हमको उससे बाहर आने के लिए हमको टेक्नोलॉजी का साथ अर्जेंटली लेना बहुत ज़रूरी है। प्लस ये जो हमारे समाज के जो बच्चे हैं, तो अगर अभी इमीडिएटली आज के पास आज इसके ऊपर काम करना चाहते हो, आइडेंटिफाई कर लो कि कौन है रिलेशन में हमारे, कि जो बच्चा पढ़ रहा है, ये 12-13 साल के भी बच्चे, 14 साल के बच्चे जो है, ये बहुत शार्प है। इनको आप बोल दो इस छोटी चीज़ से तो भी मेरे लिए शुरुआत कर दे, मेरा ईमेल एड्रेस बन जाए, मेरा डोमेन रजिस्टर हो जाए, मेरी वेबसाइट बन जाए, फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे मेरे प्रोडक्ट लिस्ट हो जाए, और मेरे को यूट्यूब के ऊपर से वीडियोस ढूंढ के दे दो। अब ये मैं समझता हूँ कि मनीष ने बताया कि आप यूट्यूब पे वीडियोस ढूंढो, लेकिन आप ढूंढने जाओगे तो आपको ढूंढने के कीवर्ड्स कैसे डालना है यूट्यूब के अंदर। आज मेरे को कोई भी आके बोलता है कि पीयूष ऐसे ऐसे रिपोर्टर ने आज से 5 साल पहले इंटरव्यू दिया था, तो मेरे को ढूंढ के दे, तो मैं मतलब बिल्कुल 1 ही मिनट के अंदर वो वीडियो यूट्यूब से ढूंढ के निकाल के देता हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी को हमारी कौन सी भाषा समझ में आती है, कैसे कीवर्ड समझ में आते हैं, ये मैंने सीख लिया। लेकिन वही मैं मेरे मम्मी को बोलता हूँ या फिर किसी को घर में और किसी को बोलता हूँ मैं कि ये ढूंढो, तो वो मना कर देते कि नहीं, ये हमसे मिल ही नहीं पाएगा, हम ढूंढ ही नहीं पाएंगे इसको यूट्यूब के अंदर। तो पीयूष जी, ऐसा कहना सही रहेगा क्या कि टेक्नोलॉजी से जो दोस्ताना बनाना है वो तो रसोई करने जैसा है, पहले बार तड़का लगाओगे तो कुछ ठीक से नहीं बनेगा, लगाते रहो तो ये तो भाई सब्जी के फिर स्वाद बढ़ते जाएगा, ये सही रहेगा कहना? नहीं, बिल्कुल। तो पहली बार तो हम गलतियां करेंगे, अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो हमारा कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी का जो भविष्य है, ये व्यापार के ऊपर डिपेंडेंट है, ये बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे सुनील जी ने भी बोला कि हम सारे उद्योजक हैं, हम सारे व्यापारी हैं, तो जो आगे का जो फ्यूचर के ऊपर हमको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि फ्यूचर में क्या चलने वाला है।
और फ्यूचर में तो सिर्फ टेक्नोलॉजी ही चलने वाली है। कुछ लोगों ने बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलने वाला है, मशीन लर्निंग चलने वाला है। अरे लेकिन हमारी तो 80-90% लोगों की यहाँ पे तो अभी तक वेबसाइट ही नहीं बनी, तो हमको ये AI, ML, IoT, ब्लॉकचेन, 3D प्रिंटिंग, ये सारी चीज़ों से हमको अभी तो दूर रहना ज़रूरी है। अवगत भी नहीं है पहले बेसिक चीज़ें तो हम करें कि बेसिक डिजिटलाइजेशन 1.0 से शुरुआत हो जाए। ये 4.0 तक पहुंचने में टाइम लगेगा। मैं मतलब इंडस्ट्री 4.0 क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजीज आने वाली है, मैं नहीं टच करना चाहता हूँ। 1.0 इज द बेसिक नेसेसिटी फॉर एवरीवन टुडे। चलिए, सो लेट मी जस्ट ऑन दैट टॉपिक के बिजनेस के बारे में पीयूष जी ने कुछ टच किया कि बिजनेस का विस्तार करने के लिए टेक्नोलॉजी के अलावा अपने पास कोई रास्ता है नहीं। मनीष जी, आपकी तरफ मुड़ता हूँ कि बिजनेस का विस्तार, आज आपने भी बात करते हुए टच किया कि जोग्राफिकल बैरियर्स नहीं है। कोई भी आदमी कहीं भी बैठ के कहीं भी कोई भी बिजनेस कर सकता है। और किसी ने, जब आपने इनिशियली सवाल पूछा तो बात उठाई कंपटीशन और इन्फ्लेशन की, जो बिजनेस के लिए घातक हो सकते हैं। थोड़ा सा इस विषय पर क्यों ना हम बात करें कि कंपटीशन को टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे डील कर सकते हैं, और फिर बाद में बात करते हैं कि इन्फ्लेशन को भी कैसे डील करते हैं। तो आप पहले जरा कंपटीशन के बारे में बता सकते हैं? हाँ, सो बताता हूँ कंपटीशन अब क्या हो रहा है टेक्नोलॉजी के कारण कि कंपटीशन कहीं से भी आ सकता है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा स्पीड में आ सकता है। आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, है कि नहीं। सदियों से ये टैक्सी बिजनेस चल रहा था, हर शहर में चल रहा था, टैक्सी वाले अलग होते थे। लेकिन कुछ सालों में ओला और उबर आने के कारण, और ओला इंडिया में और उबर US में और हर जगह, कि अचानक से आए तो इतनी आवेश है कि ये सारे टैक्सी, जो लोकल टैक्सी नेटवर्क थे, सारे खत्म हो गए ओवरनाइट, राइट। तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। उसी तरह से आप जैसे देखेंगे हर इंडस्ट्री में ऐसा आ रहा है। जैसे मैंने मीडिया इंडस्ट्री की बात करते हैं, पहले ये फिल्म प्रोडक्शन, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन या सिनेमा हॉल, ये पूरी अपनी अलग इंडस्ट्री होती थी। लेकिन कोविड के टाइम पे सब तबाह हो गई, और नेटफ्लिक्स और ये अमेज़ॉन प्राइम आने के बाद आजकल सारा बिजनेस OTT का, जो कि सारा कंटेंट मीडिया है और एंटरटेनमेंट मीडिया है, इनके हाथ में आ गया है। और ये डिटरमाइन करते हैं कि क्या प्राइस पे कौन सी मूवी कब खरीदी जाएगी, कब बनाई जाएगी और कब रिलीज़ होगी, है कि नहीं। तो ये कंपटीशन कभी भी आ सकता है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका बिजनेस रेडी हो और आप ये सोचे कि आपका मेन फोकस क्या है। बिकॉज जो सब्सिडरी फोकस है उसके लिए तो सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, उसके लिए अलग चीज़ें अलग हर कोई को मिल जाएंगी। लेकिन जो आपका जो मेन एरिया है उस पर अगर आप फोकस्ड रहेंगे और उसमें अगर आप अपने कस्टमर की नीड अपने कॉम्पिटेंस से बेहतर सॉल्व कर पाएंगे, तो आपका बिजनेस सस्टेन रहेगा और ग्रो भी करेगा। लेकिन अगर कोई और वो नीड बेटर सॉल्व करता है तो क्लियरली उसका बिजनेस बढ़ेगा और टेक्नोलॉजी के साथ ज़्यादा जल्दी बढ़ेगा बल्कि। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। इन्फ्लेशन का जो पॉइंट है वो अभी मतलब खैर टेम्पररी पॉइंट है, बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ द सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट और ऑल्सो बिकॉज जो वॉर हो रहा है और ऑयल प्राइस बढ़ रही है, उसके कारण एक तेज़ी आ रही है और एक भाव बढ़ रहे हैं। तो ये तो साइकिल है मेरे हिसाब से। आई थिंक उसका करेक्शन आएगा सही टाइम पे। लेकिन इसका ये मतलब ये भी है कि अगर आप इन्फ्लेशन का फ़ायदा उठा सकें, आपके जानकारी हो, इट्स ऑल्सो अ टाइम टू मेक मोर मनी इन दोज एरियाज विच एवर जिसमें सप्लाई की कंस्ट्रेंट हो अभी। तो मे बी ये इन्फ्लेशन वाली जो आपने बात करी, वो थोड़ा सा उसका एक अलग पहलू ऐसा भी है कि इन्फ्लेशन इज एक्चुअली समथिंग दैट इज अ परसेप्शन। ये ऐसे मैं अक्सर कहता हूँ। उसका कारण ऐसा है कि अल्टीमेटली हम हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को अगर कम होते हुए देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, पर खर्चे किस रेफरेंस से बढ़ते जा रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। सो देयर इज अ रिलेटिव कंसेप्ट है ये। किसी और से मेरा प्रोडक्ट महंगा है इसीलिए अभी इन्फ्लेशन आ गई, या किसी और से मैं जो खरीद रहा हूँ वो मैं महंगा खरीद रहा हूँ तब जाके इन्फ्लेशन है, ऐसा हो रहा है। और इसमें टेक्नोलॉजी का मेरे मन में ऐसा, मेरा विचार ऐसा है कि टेक्नोलॉजी का बहुत फायदा हो सकता है, जहाँ पे एज अ सेलर, जो आपने इनिशियली कहा, पीयूष जी ने भी कहा कि इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एट फिंगर टिप्स, इमीडिएटली हर चीज़ की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो हम अगर ये कुछ भी चीज़ खरीदने के पहले अगर हम ये उसके बारे में सारी जानकारी ले लेवे तो हम भी सस्ते में ले सकते हैं। और वैसे ही बेचते हुए कौन से मार्केट में कौन सी चीज़ ज़्यादा रेट में बिकती है, आज लॉजिस्टिक्स भी टेक्नोलॉजी के भरोसे इजी हो गया है। जालना तो अभी एक बड़े ही स्वीट स्पॉट में बैठा है, समृद्धि के बीच में बैठा है, दोनों हर तरफ से जालना एकदम सेंट्रल हो गया है। तो जालना को तो एक मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा एक बेनिफिट है, सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप यहाँ से पूरा लॉजिस्टिकल इंडिया पूरा कवर कर सकते हो यहाँ से। तो टेक्नोलॉजी के सहारे ये अपने आप
कॉस्ट भी कंट्रोल में ला सकते हैं, ये डेफिनेटली पॉसिबल है। मैं समझता हूं हमने काफी सारे मुद्दों को टच किया है, तो एक बार पहले ऑडियंस की तरफ चलते हैं कि कोई स्पेसिफिक उनकी तरफ से कोई सवाल अगर हो टेक्नोलॉजी के लेके और फ्यूचर रेडीनेस के लेके, तो हम उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं और फिर वापस पैनल की तरफ बढ़ेंगे। जैसे सतीश जी ने बताया था कि आपका सवाल संक्षिप्त रखिए और जो भी सवाल हो डायरेक्ट पूछिए, बहुत ज्यादा आगे पीछे बताने की जरूरत नहीं है। हमारे पैनलिस्ट एक्सपर्ट्स हैं, प्लीज। पहले ऑलरेडी पूछा, बट चैट जीपीटी का भी मैंने कल यूज़ करके देखा एंड इट इज़ एक्चुअली अ माइंड ब्लोइंग टूल कि इसमें आप कोई भी आपके ह्यूमन तरीके से आप उसको सवाल पूछिए और वो उसको पूरा सॉल्व करके देता है। आई नो यू सेड कि इंडस्ट्री 1.2 पहले आएगा और 4.2 बाद में आएगा, बट जो कंपनीज थोड़े आगे है इन देयर सोफिस्टिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, हम कैसे अभी जो अगले 1-2 साल में AIs आने वाले हैं उनका इस्तेमाल इंडिया के इन्फ्लुएंस में हम कैसे कर सकते हैं, एंड हाउ कैन वी यूज AI एंड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस? यस, सो देखो इसके ऊपर एक और हमको ये करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो आपके जैसे स्टार्टअप्स है, ये स्टार्टअप्स अभी कुछ AI ML रिलेटेड इनिशिएटिव्स अगर ले रहे हैं तो इसको फंडिंग का ज़रूरत है। तो हमारे ही कम्युनिटी में हम फंडिंग का भी अरेंजमेंट करें। तो ये जो प्लेटफॉर्म का मैंने एक आइडिया जो दिया है यहाँ पे आज आने के बाद में, ये मेरे दिमाग में बहुत तेज़ी से ये आइडिया मेरे दौड़ने लगा है कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर एक इन्वेस्टर कम्युनिटी भी हम लेके आ जाए कि जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, कंपनी सेक्रेटरीज है, ये सारे कंप्लायंसेस और फाइनेंशियल मॉडल बना के दे दे। और इन्वेस्टर कम्युनिटी जो है ये हम उसको एक प्लेटफॉर्म के एक तरफ से उसको भी लेके आ जाए। तो एक तरफ आपके पास में टेक्नोक्रेट्स है जो टेक्नोलॉजी एनेबल करके देने वाले हैं, सारे जैसे आप हो, आप टेक्नोलॉजी एनेबल करके दोगे सबको, और एक तरफ से इन्वेस्टर आएंगे, एक तरफ से चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक तरफ से कंपनी सेक्रेटरी। ये हम प्लेटफॉर्म जल्द से जल्द हम लॉन्च करें माहेश्वरी समाज में, इससे सबको बहुत फ़ायदा होगा। आपका सवाल ये था कि नई टेक्नोलॉजी की तरफ कैसे ध्यान रखें, बराबर है। थोड़ा सा कुछ सजेशंस ये देता हूं कि अगर आपको टेक्नोलॉजी, जैसे पीयूष जी ने कहा कि 1.0 आप क्रॉस चेक कर चुके हो, तो जो इन्फॉर्मेशन 1.0 के बारे में सोशल मीडिया पे अवेलेबल है वही 2.0 और वही 4.0 के बारे में भी अवेलेबल है। आपके लिए रेलेवेंट क्या है ये अगर आप देखते रहे हमेशा, और आपके बिजनेस में अगर किसी ने किया है तो मोर लाइकली इट इज रेलेवेंट फॉर यू ऑल्सो। ऐसा अगर देखे तो इसका आपको जरूर फायदा हो सकता है, ये मेरा मानना है। जय श्री कृष्ण। और मेरा एक सवाल ऐसा है कि टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना, ये सब चाहते हैं, कोई जुड़ भी रहे, अभी समझो जो जुड़े नहीं वो जुड़ भी जाएंगे, लेकिन उसके साथ और एक पार्ट ये है कि उसमें अपडेट रहना, ये एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो अपडेट का जो कॉस्ट है वो भी एक मैटर करता है बिजनेस के बैलेंस शीट में। तो उसके लिए स्पेशली मतलब क्या अपने डिसीजन में रखना है, रिजर्व कैसे रखना है, थोड़ा उसमें गाइडेंस दीजिए। क्योंकि जैसे मेरे बिजनेस में एक सॉफ्टवेयर लगा है, पहले मैंने जैसे मंथली बेसिस पे रहता है वैसे लिया, बाद में उसको पूरा लाइसेंस कॉपी लिया, बाद में उसको एक पहले लैपटॉप पे चलाया, फिर पीसी लिया, आज i5 लेना पड़ रहा है, कल i8 लेना पड़ेगा। तो अपडेट के लिए जो कॉस्ट है वो भी एक बियर होना चाहिए। तो उसके एक रिजर्व फंड कैसा रखना है और सर, आगे क्या करना है? एक लाइटर साइड में आपको पहले जवाब देता हूं, मनीष जी आपको इसका उत्तर जरूर देंगे, लेकिन जालना शहर में इतने सारे सीए हैं कि आपको बैलेंस शीट कैसे मेंटेन करना है वो तो जरूर बता देंगे आपको, ठीक है ना? हाँ, सो इसमें यही है कि आपको सोचना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपको सही सुविधा दे रही है और उसका कॉस्ट कम से कम होना चाहिए। मेन चीज़ ये है कि नहीं। तो आपको ये सोचना है कि आपकी बिजनेस नीड क्या है, मतलब आपको क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए कौन सी चीज़ लगेगी। और टिपिकली क्या करना है कि पहले तो क्या होता था कि हम लोग सॉफ्टवेयर खुद बनवाते थे या कस्टम बनाते थे, या फिर एक महंगा लाइसेंस लेंगे जिसको हर साल रिन्यूअल करना पड़ेगा। ये पहले का सिस्टम था। आजकल क्या हो गया है कि क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर आ गए हैं। मतलब आप जाओगे ऑनलाइन, अपना आपको यूज़र आईडी पासवर्ड बन जाएगा और उसी में आप अपना डिटेल्स डाल, हर चीज़ आप जो भी चीज़ आपने डेस्कटॉप पे कर रहे हो या आपके लैपटॉप पे कर रहे हो वो वेबसाइट पे जाके कर सकते हो आप। सो इट्स अ क्लाउड बेस्ड कि आपके सिस्टम पे नहीं है सॉफ्टवेयर, क्लाउड में है और आपको एक एक्सेस दे दिया गया है। उसका क्या फ़ायदा होता है उस सिस्टम का? वो सिस्टम है पे एज यू गो सिस्टम एंड पे एज यू यूज सिस्टम। सो पे एज यू यूज मतलब जितना यूज़ करोगे, जब करोगे उतना ही देना है
एंड पे एज यू गो इन द सेंस कि जैसे जैसे आप एडवांस होते जाओगे उतना हायर वर्जन का आपको एक्सेस मिलता जाएगा। जैसे अगर आपकी नीड है, जैसे आप, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे लिंक्डइन से आप जानकारी मिल सकती है कि कौन आदमी कहाँ पे हैं, किसको हायर करना है, कौन सी कंपनी क्या कर रही है। तो उसका एक फ्री वर्जन आता है जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ लिंक्डइन का फ्री वर्जन। लेकिन अगर आप रिक्रूटर हो या आप सेल्स के पर्सन हो और आपको लोगों से कांटेक्ट करना है तो आप एक प्रीमियम वर्जन ले सकते हो। प्रीमियम में भी 3 कैटेगरी है, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। सो सिल्वर में आपको है ना 10% सुविधाएं मिलेंगी, गोल्ड में 50% मिलेगी और प्लैटिनम में 100%। तो ऐसे करके कैटेगरी मिलती जाती है। तो मेरा सुझाव यही है कि अगर आप एक छोटे बिजनेस वाले हो तो आपको सॉफ्टवेयर में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है। आप क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर लेके जितनी ज़रूरत हो उतना ही पैसा दो। अगर आप बड़े बन जाते हो और आपके पास बहुत नीड है तो फिर आप अपना खुद का सॉफ्टवेयर अपने लिए बनाओ या अपना उसका लाइसेंस लेके अपने कंप्यूटर पर डालो। लेकिन अगर इतने बड़े नहीं हो तो इतना बड़ा सफ़ेद हाथी पालने की जरूरत नहीं है घर के अंदर। मतलब आप बाहर से जब चाहिए जब खरीद के ला सकते हो सामान, वो वाली बात है। बेसिकली यही है कि जितनी ज़रूरत है उतना ही अगर इस्तेमाल करें, और ये हम मारवाड़ियों की तो वैसे भी खासियत है कि हम ज़्यादा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते और खर्चा नहीं करते। तो अगर वैसे ही रखें तो ज़रूर ये दिक्कत नहीं आएगी। सॉफ्टवेयर्स अपडेट होते रहेंगे। डिवाइसेस के यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के चक्कर में से अगर निकलना है तो क्लाउड सिस्टम्स काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। यही बेसिकली मनीष जी कह रहे, राइट? और कोई सवाल है? तो जैसे पहले अभी चैट जीपीटी का अभी रेफरेंस दिया गया था, तो ऐसे एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म्स हम जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्या आपको नहीं लगता ये हमारी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ को चैलेंज करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं? और अगर ये इम्पैक्ट करते हैं इन अ रॉन्गफुल वे, हाउ टू चैनलाइज दिस इम्पैक्ट्स? व्हाट वुड यू से ऑन दिस? हमारे पास में ऑप्शन नहीं बचा है। अगर पिछले 1 साल का ही अगर आप देखोगे कि कितनी नई टेक्नोलॉजीज आई है, तो जितना टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट 20 साल में नहीं हुआ है, उतना टेक्नोलॉजी, उससे भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट 1 ही साल के अंदर हो गया है। तो 1 साल तो देखते देखते निकल जाता है। मतलब हमारा छोटा मोटा भी कुछ भी चेंज नहीं होता है बिजनेस में, 5-10% की ग्रोथ होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई, अपने पास में अब ऑप्शन नहीं है। तो आप बोलोगे कि सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आएगा, मेरा डेटा कोई चुरा लेगा, मेरे 500,000 कस्टमर ही है, सीआरएम में किसी और के सॉफ्टवेयर में डाल दूंगा। जैसे मनीष ने रिकमेंड किया कि किसी और के ऑनलाइन चलने वाला, वेबसाइट पे चलने वाला सॉफ्टवेयर सीआरएम में डाल दूँ, उसके अंदर मैं अपने कस्टमर की इन्फॉर्मेशन अपलोड करूँ, तो वो सिक्योर रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इसलिए आपको ये स्टडी करना बहुत ज़रूरी है और 1-2 लोगों से, अच्छे जानकार लोगों से पूछो, उनके ये रिव्यूज़ चेक करो जो भी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि आपके पास में ज़्यादा करके वही लोग आते हैं जो बहुत महंगा सॉफ्टवेयर बेचते हैं, तो लेके आएगा प्रपोजल। मैं गुजरात के डायमंड इंडस्ट्री के साथ में मैंने देखा था कि जब उनके पास में बहुत पैसा आता था तो ऐसे 10-10 करोड़ रुपए का वो डेटा सेंटर बनाते थे और आते जाते हर कस्टमर को लाके दिखाते कि देखो हमारा खुद का डेटा सेंटर भी है। लेकिन डायमंड इंडस्ट्री को डेटा सेंटर की ज़रूरत ही नहीं थी। जब पैसे खत्म हो गए तो सबको डेटा सेंटर बंद करना पड़ा। तो उतना छोटा सा ही कुछ 2-5 हज़ार रुपये का, 10,000 रुपये महीने का खर्चा हो रहा है। बड़ा बिजनेस है तो 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीने का, उससे बहुत ज़्यादा का खर्चा करके अपना कमाया हुआ प्रॉफिट नहीं हमको अपने हाथ से जाने देना है। बेसिकली एक चीज़ ध्यान में रखो कि टेक्नोलॉजी इज़ नाउ लाइक अ सिचुएशन वेयर खाए तो पछताए, नहीं खाए तो पछताए वाला लड्डू है। ठीक है, तो आपको खा लेना है, ये कोई दूसरा कोई चारा है नहीं। लेकिन क्रिएटिविटी इज देयर इन टेक्नोलॉजी ऑल्सो। तो अमेजोन पे लिस्ट करना इज क्रिएटिविटी। किस तरीके से बेचते हो, किस तरीके से एडवर्टीजमेंट करते हो, क्या पर्सपेक्टिव रखते हो, मनीष जी ने बताया कि आपकी पोजीशनिंग क्या है, ये भी क्रिएटिविटी है। तो क्रिएटिविटी का वाव अभी भी है बिजनेस में, और वो अगर आप रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं आनी है। मेरे ख्याल से सवाल तो चलते रह सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम ज़्यादा है नहीं, अगला सेशन भी है। हेलो, तो एक आखिरी सवाल लेते हैं। उम्र के 25 से लेके 40 तक के जो स्टूडेंट्स भी है, तो वो जानना चाहेंगे कि 1-0 क्या है। आप समझो 4-1 बोल रहे हैं, मिनिमम जो आवश्यक है आज के डेट में, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ जानकारी देंगे तो अच्छा हो जाएगा। वंडरफुल क्वेश्चन, आई थिंक दैट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। गूगल में सर्च करो
वो जो ऊपर के जो आते हैं जहाँ पे दिखाया रहता है कि एडवर्टोरियल है कि ये पेड है, किसी और ने पे किया, उतने छोड़ दो, उसके नीचे के ले लो या सेकंड पेज से ढूंढना शुरू कर दो गूगल के, तो आपको बहुत रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगी कि किराना के रिलेटेड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ट्रेडिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, क्लॉथ मर्चेंट्स के लिए सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, चार्टर अकाउंटेंट्स के लिए सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे। उसमें जो भी बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज होंगी उनके नाम अवॉइड कर दो, क्योंकि वो बहुत महंगा बेचेंगे आपको। तो अमेरिकन कंपनीज का मोटो यही होता है कि आपको शुरू में आदत लगा देना और बाद में फिर बहुत पैसा लेके जाना। तो छोटे से शुरुआत करो, इंडियन कंपनी से शुरुआत करो, कॉल लगाओ उनके कॉल सेंटर पे, पर बात करो और रिलेशन बनाओ उनके साथ में। थोड़ा और भी आसानी से बताता हूं कि 1.0 यही है जो हमको इजीली मिल जाता है। जिस चीज की हमको, जो प्रॉब्लम हमारा है नहीं, वो प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करने की कोशिश नहीं करो तो आप 4 तक पहुंचोगे नहीं। इतना सिंपल सा सिचुएशन। ठीक है, आई थिंक वी शुड वाइंड अप। वी आर रियली ऑन शॉर्ट ऑन टाइम, बट वेरी क्विकली जस्ट टू सम अप, हमने जो बात करी उसमें 2-3 मुद्दे आपके सामने रखे हैं कि टेक्नोलॉजी, एक सबसे पहले तो डरिएगा मत। डरोगे तो भी टेक्नोलॉजी तो कैचअप करने ही वाली है, पीछे रह जाओगे। कंपटीशन आने वाला है, कंपटीशन आके डिसरप्शन होने वाला है। अगर हम दुकान नहीं छोड़ेंगे तो कोई ना कोई अपने दुकान में घुसेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये समझ के चलिए। तो डिसरप्शन आने वाला है, उसके लिए अगर हम आगे बढ़े, हमारा समाज हमेशा प्रगत समाज रहा है, और अगर ये प्रगति का रास्ता हम छोड़ दें, टेक्नोलॉजी अगर नहीं लें, तो हम पिछड़े हो जाएंगे, और ये हमको ज़रूर ध्यान में रखना है। तीसरी बात ये है कि कॉस्ट कम की जा सकती है टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी की जो कॉस्ट है उससे ज़्यादा हम बचा सकते हैं, ये अगर हम दिखता है, ये अगर हमें दिख रहा है, तो ये हमने करना चाहिए। चौथी बात, जोग्राफिकल बाउंड्रीज कम हो रही है, विस्तार बढ़ने वाला है। अगर बिजनेस का विस्तार नहीं करेंगे तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। और आखिरी की बात कि हम जिस सिचुएशन में हैं वहाँ से हमारे पास में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे समाज के अंदर में ही। पीयूष जी ने जो बात करी उसको अगर हम मन पे लेते हैं तो हम हमारे प्रॉब्लम्स हमारे घर में सॉल्व कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी हमारा दोस्त है, अगर हम उसको दोस्त की तरह रखें तो डेफिनेटली हमको फ़ायदा होगा और हम उसका फ़ायदा ले सकते हैं। उसके कारण ट्रांसपेरेंसी बढ़ी हुई है, हमको रेटिंग्स वीटिंग्स ये सब चीज़ें दिखती है। अगर इसका हम फ़ायदा लेते हैं तो हमारा समाज डेफिनेटली इसमें उन्नत ही रहेगा। ये कह के मैं अपने शब्द को विराम दे रहा हूँ। पीयूष जी, मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जो आपने इतने अच्छे सवाल किए, और मैं सारे आयोजकों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आई थिंक इतना सब ऑर्गेनाइज करने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत लोगों ने मिलकर ये काम किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और हमें बुलाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, इनफैक्ट मुझे जालना से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके सबसे मिलने। सफाम आज आयोजन ये किया हुआ है, जालना जिला माहेश्वरी महासभा, ये सारा आयोजन जो किया हुआ है, MTF के सारे वॉलंटियर्स, हमने जो आज एज ए स्पीकर मैं सुबह से जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ की हमें कोई कमी नहीं होने दे रही है। और मैं यहाँ भी देख रहा हूँ सारे जो स्टॉल धारक है उन सभी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले करके टेक्नोलॉजी और बिजनेस विस्तार की तरफ पहला एक बहुत महत्वपूर्ण कदम रखा हुआ है। और आप सभी ऑडियंस का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप सभी ने पिछले 1 घंटे से हमारी बकबक सुनी, सवाल भी पूछे, हमारे को भी चैलेंज किया कि कोई क्वेश्चंस है या नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।